आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंसी फिनिशिंग के हवाले से है। पिछले लेसन्स के अंदर हमने काफ़ी फिनिशिंग की स्ट्रेटजीज स्टडी की हैं। आज का लेक्सन जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि जब भी हम मशीनिंग करते हैं तो ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इस स्ट्रेटजी की ख़ासियत ये है कि ये बहुत सी स्ट्रेटजीज़ को अपने अंदर समोए हुए है। तो इसलिए हम बहुत सी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करने की बजाय हम सिर्फ एक स्ट्रेटजी ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंसी इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी फिनिशिंग के तमाम तर मसाइल को हल कर देती है। तो चलते हैं। अब ये देखिए कि ये मेरे पास एक जॉब है। इस जॉब के अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक ढलान बनी हुई है नीचे किसी एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर। इसी तरह हमारे पास ये वॉल है और नीचे एक एरिया है जो कि किसी एक स्पेसिफिक डिग्री के ऊपर है। जब आप इस तरह की शेप देखते हैं जो कि 3D के अंदर हो, यानी इसके अंदर हमारा जो टूल पाथ है वो 3 एक्सिस के अंदर एक टाइम के अंदर मूव करता है, एक टाइम में तीनों एक्सिस के अंदर मूव करता है। तो इस किस्म की जब आप शेप देखते हैं तो आप फौरी तौर पर ये डिसाइड कर लें कि यहाँ पर जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल होने वाली है वो है ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंसी। या अगर आप ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंसी नहीं यूज़ करना चाहते तो उससे बेहतर है 3D ऑफसेट फिनिशिंग। अब हम टूल पाथ्स के अंदर आते हैं तो फिनिशिंग के अंदर हमें सबसे पहले 3D ऑफसेट फिनिशिंग का टूल पाथ जो है ये स्ट्रेटजी मिलती है। अब 3D ऑफसेट फिनिशिंग नॉर्मली इस्तेमाल मैं कम करता हूँ, उसकी वजह ये है कि ये कैलकुलेट होने में टाइम बहुत ज़्यादा लेती है और सम टाइम ऐसा होता है कि इसका बिहेवियर ऐसा होता है कि ये उस डायरेक्शन से स्टार्ट नहीं करती जिस डायरेक्शन से हम चाह रहे होते हैं। यानी मैं ये चाहता हूँ कि हमारा टूल पाथ जो है ये ऊपर वाली सरफेस यानी टॉप से स्टार्ट हो और टॉप से मशीन करता हुआ नीचे चला जाए। लेकिन 3D ऑफसेट फिनिशिंग की स्ट्रेटजी में सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा टूल पाथ मिड से स्टार्ट होता है और ऊपर की तरफ आता है। तो ऐसी स्ट्रेटजीज़ इस वजह से मैं 3D ऑफसेट फिनिशिंग को यूज़ नहीं करता। इसकी बजाय सम टाइम 3D ऑफसेट फिनिशिंग काफ़ी हेल्पफुल भी होती है। तो इसलिए जो ज़्यादा यूज़ करने वाली जो स्ट्रेटजी है वो ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंसी है। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप लगा देते हैं तो आपके फिनिशिंग के मसाइल तकरीबन 90% 99% तकरीबन आपके सॉल्व हो जाते हैं। आपको बहुत सी स्ट्रेटजी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जस्ट ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंसी को सीखते हैं, इसको अप्लाई करते हैं और इसे आप अपनी फिनिशिंग के रिजल्ट्स अचीव कर लेते हैं। तो अब ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंसी के अंदर अब क्या क्या चीज़ें हैं इनको हम देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप ऐसी सरफेस जिसके अंदर फिलेट्स हों इनकी मशीनिंग करना चाह रहे हों तो आप सबसे पहले तो आप कटर्स की सिलेक्शन करते हैं। तो इसमें देखिए ये फिलेट है, ये भी फिलेट है और इसके अलावा हमारी जो नीचे वाली सरफेस है ये एक स्लोप की शक्ल में है। तो ये तो डिसाइड हो गया कि एंड मिल कटर जो है ये हमारी मशीनिंग नहीं कर सकता। हमें यहाँ पर चाहिए बॉल नोज। अब बॉल नोज सेलेक्ट करना है लेकिन उसका डाया क्या होना चाहिए। उसका डाया सेलेक्ट करने के लिए हम चेक करते हैं फिलेट रेडियस। तो इसमें ये देखें ये जो हमारा एक फिलेट लगा हुआ है, इसी तरह एक फिलेट ये लगा हुआ है, तो हम इनका रेडियस चेक करेंगे। तो कैलकुलेट ये हमारे पास होम के अंदर आएंगे तो यूटिलिटीज़ के अंदर मैयर की ऑप्शन हमें मिलती है। यहाँ पर आप रेडियस मैयर करने की मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। ये आप 3 पॉइंट वाली जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करें और कोई से भी इस रेडियस के 3 पॉइंट जो है इसको सिलेक्ट करें। तो ये तकरीबन रेडियस 5 यहाँ पर अप्लाई हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बॉलनोज 10 मिलीमीटर डाई का इस्तेमाल करें तो हमारा ये रेडियस अचीव हो सकता है इजीली। तो हमें इससे ये पता लग गया कि हम यहाँ पर जो कटर इस्तेमाल करने वाले हैं वो है बॉलनोज 10 mm का। उससे कम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जो यूज़ किया है वो 6 mm का है। ये आपको इसकी यहाँ पर डिटेल नज़र आ रही है। तो 6 mm का मैंने जो कटर है बॉलनोज इस्तेमाल किया है। अब कटर सिलेक्शन के बाद अगला जो काम होता है वो बाउंड्री क्रिएशन का है। तो बाउंड्री क्रिएट करने के लिए आप आएंगे बाउंड्रीज़ के अंदर, क्रिएट ए बाउंड्री और सिलेक्टेड सरफेस, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जिस जिस सरफेस के ऊपर टूल को चलाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। सॉरी सिलेक्शन मैंने शिफ्ट दबा कर ये मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। तो जैसे ही शिफ्ट आपका प्रेस जो है वो अनप्रेस होता है तो आपकी जो सिलेक्शन है वो सारी वापस चली जाती है।
डिसलेक्ट हो जाता है सारी सरफेस। तो हम अब ये वाली सरफेस जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर सबसे पहले तो वो टूल पाथ होना चाहिए कि टूल होना चाहिए जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं बाउंड्री क्रिएट करने के बाद। तो अब ये इसमें हमारे पास सारी की सारी चीज़ें, अब टॉलरेंस फिनिशिंग के अंदर हम 0.05 रखते हैं, तो आप यहाँ पर आप टॉलरेंस भी रख सकते हैं। थिकनेस अगर आपको छोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर थिकनेस रख सकते हैं, लेकिन फिनिशिंग में नॉर्मली थिकनेस जो है वो नहीं छोड़ी जाती। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, रोल ओवर और टॉप। मैं पहले रोल ओवर को सिलेक्ट करके अप्लाई करता हूँ और अपनी बाउंड्री के रिजल्ट्स देखता हूँ। तो ये बाउंड्री के में जो रिजल्ट्स मिले हैं ये बिल्कुल बेहतरीन और एग्जैक्ट मिले हैं। अगर इसमें कोई मसला हो तो आप इन दोनों ऑप्शंस को चेक और अनचेक करके अप्लाई करें, और फिर आप उसके बाद इसके रिजल्ट्स जो कि सरफेस के साथ मैच करते हों उसके ऊपर आप सेलेक्ट करके आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल मेरी रोल ओवर के साथ ही जो सरफेस सिलेक्शन थी और बाउंड्री क्रिएशन थी वो अच्छी बन गई है। तो मज़ीद मुझे इसके अंदर चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। बाउंड्री क्रिएट करने के बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो टूल पाथ की क्रिएशन का है। तो टूल पाथ्स के अंदर आएंगे और फिनिशिंग के अंदर आकर हमारी जो स्ट्रेटजी है ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जी, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ये हमारे पास फॉर्म ओपन हो गया। अब इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, इनको मैं वन बाय वन आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। इसमें ये देखें हमने बाउंड्री के अंदर जो थिकनेस रखी थी, टॉलरेंस रखी थी वो 0.05 की रखी थी, तो इसमें भी हम 0.05 की रखेंगे। कट डायरेक्शन जो है अगर आप इसमें कन्वेंशनल कर देंगे तो चांसेस हैं कि नंबर ऑफ़ लिफ्ट्स आपके बढ़ जाएं। तो आप अपने नंबर ऑफ़ लिफ्ट्स को कम करने के लिए यहाँ पर कट डायरेक्शन जो है उसको एनी रखेंगे, थिकनेस 0 रखेंगे, रेडियल और एक्सियल दोनों। अब इसके बाद हमारे पास है स्टेप ओवर। स्टेप ओवर की वैल्यू मैंने 0.5 रखी है, लेकिन जब आप एक्चुअल मशीनिंग में जाएंगे तो नॉर्मली स्टेप ओवर की वैल्यू ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जी में 0.1 0.2 रखी जाती है, इससे ऊपर नहीं रखी जाती। ये डिपेंड करता है आपके टूल रेडियस के ऊपर। तो बहरहाल 0.5 जो है ये बहुत ज़्यादा है, तो मैंने चूँकि टाइम सेव करना है कैलकुलेशन का तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा रख रहा हूँ। इसमें देखें ये कस्प हाइट है 0.02 कस्प आएगी जब हम इसके अंदर फिनिशिंग करेंगे। तो जब आप स्टेप ओवर रखें तो आपकी कस्प कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। तो अब ये हमारे पास जो ऑप्शन है यूज़ सेपरेट शैलो स्टेप ओवर। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ कुछ स्टीप एरियाज़ हैं, कुछ शैलोज एरियाज़ हैं। अब ये देखें ये जो वाल्स हैं ये हमारे स्टीप एरियाज़ हैं, ये भी वाल है ये भी वाल है, तो ये हमारे स्टीप एरियाज़ हैं। और ये जो नीचे फेस है ये हमारा शैलो एरिया है। तो वो इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे करने के लिए जब आप करते हैं तो इसमें ऐसा होता है कि आप इस एरिया के ऊपर स्टेप ओवर की वैल्यू चेंज कर देते हैं, और ये जो आपकी वाल्स हैं इनके ऊपर आप स्टेप ओवर की वैल्यू मज़ीद चेंज कर देते हैं। मतलब जो आपने स्टेप ओवर यहाँ पर रखा है ये वाल के लिए इस्तेमाल होगा, और शैलो के लिए आप इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, जो वैल्यू हमारे स्टीप एरिया के ऊपर है वही वैल्यू हमारी शैलो एरिया के ऊपर होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है ज्योमेट्री के ऊपर। अगर आपकी ज्योमेट्री ऐसी हो जहाँ पर इसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसको यूज़ करके अपने जो शैलो एरिया है उसमें स्टेप ओवर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो बहरहाल इसके अंदर इतना ही था। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा टूल पाथ जो है वो कैलकुलेट हो चुका है। अब इसमें मुझे यहाँ पे कोई एक इशू लग रहा है, उसकी वजह भी मैं देख लेता हूँ। अच्छा, इसमें मैं आपको सारी चीज़ें वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। अब आप ये देखें कि यहाँ पर ये एक लिंक क्रिएट हुआ है जो कि सर्कुलर बनते हुए नीचे आ रहा है। मैं ये लिंक ख़त्म करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं एडिट के अंदर आऊँगा और यहाँ से स्पाइरल के ऑप्शन को ऑन करके कैलकुलेट करूँगा। तो ये देखें वो जो हमारा लिंक था वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो चुका है, और अब हमारे लिंक्स बिल्कुल स्मूथ हो चुके हैं। अब हमें जो इसकी वजह से, इस लिंक की वजह से हमारे यहाँ पर इंप्रेशन आने थे, हम उससे भी बच जाएंगे। अब हम फिर एडिट करते हैं और यहाँ पर क्लोज्ड ऑफसेट की ऑप्शन जो है वो हमें मिलती है। इसका इस्तेमाल जो है वो तब होता है जब आप अपनी मैक्सिमम टूल पाथ्स की लाइंस को अपनी ज्योमेट्री की ऑफसेट रखना चाहते हैं। तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ और देखता हूँ इसका हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है।
तो ये देखिए कि हमारे जो नंबर ऑफ ऑफसेट्स हैं और क्लोज टू ज्योमेट्री हमें ऑफसेट की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है। मैं फिर से इसको एडिट करता हूँ और यहाँ पर स्मूथिंग के ऑप्शन को ऑन करता हूँ। अब ये देखें कि यहाँ पर एक शार्प एज है, टूल हमारा टर्न होता है तो एक शार्प एज बना रहा है। जैसे ही मैं स्मूथिंग के ऑप्शन ऑन करता हूँ तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर एक छोटा सा फिलेट बन जाएगा। ये देखें, यहाँ पर एक शार्प एज था, तो जैसे ही मैंने स्मूथिंग के ऑप्शन को ऑन किया तो हमें यहाँ पर जो कहते हैं इसको फिलेट हमारा बन गया है। अब आप ये देखें कि हमारे पास ये जो सेंटर में आ रहा है ऑफसेट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक ऑफसेट है, उसके बाद ये एक ऑफसेट है, लेकिन सेंटर के अंदर आप देखें कोई भी टूल पाथ नहीं बना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो थोड़ा सा एक इम्प्रेशन हमें मिलेगा फिनिशिंग के बाद। अब हम इसको भी ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर एक सेंटर लाइन लगाएंगे और इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो अब आप ये देखें, सेंटर में एक लाइन बन गई है। वो क्या करेगी, सेंटर में जो हमारी जगह बच रही थी, यहाँ पर टूल पाथ नहीं बना था, वहाँ पर चलेगी और ऑटोमेटिक हमारा जो वहाँ पर मटेरियल बच चुका था उसको रिमूव करेगी, फिनिश करेगी, तो हमें स्मूथ सरफेस जो है उस जगह पर मिल जाएगी। तो इस तरह आप ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जी को वहाँ पर इस्तेमाल करें जहाँ पर आपके एक टाइम के अंदर आपका टूल पाथ जो है वो तीनों एक्सिस के अंदर मूव कर रहा है। आप ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जी भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप अगर चाहें तो 3D ऑफसेट फिनिशिंग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड ये है, ईजी ये है कि ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जी को ही इस्तेमाल किया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जी फिनिशिंग स्ट्रेटजीज समझ आ चुकी होगी और इसकी मुख्तलिफ ऑप्शंस को कैसे इस्तेमाल करना है आपको ये भी समझ आ चुका होगा।